वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अपने सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है आपका गुप्त वंश, और इसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस 6 है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें एग्जाम सहपाठी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? गुप्त वंश का प्रथम शासक। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुप्त वंश आप पढ़ रहे हैं तो प्रथम शासक के बारे में आपको जानना जरूरी है। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त या फिर घटोत्कच। तो जो प्रथम शासक है वो है आपका श्रीगुप्त। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त का जो प्रथम शासक है वो है आपका श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने जो है चंद्रगुप्त वंश की गुप्त वंश की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 275 ईस्वी में। ठीक है, किसने? श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो महाराजा धीराज ये एक उपाधि है। इसको पहली बार जो है प्रथम गुप्त सम्राट कौन था जिसने इस उपाधि को धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजा बना था, और इसी के समय में चंद्रगुप्त का विस्तार हुआ था। ठीक है ना, मतलब कि गुप्त वंश का विस्तार हुआ था। तो इसलिए जो है इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी आप याद रखना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो तो था श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, और इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, एक बात और आप याद रखना कि जो आपका गुप्त संवत है 2319-20 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या प्रारंभ किया था? आपका गुप्त संवत भी प्रारंभ किया था। ठीक, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वो भी आपका चंद्रगुप्त प्रथम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र कहा गया है किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त को? तो ये कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है ना, गुप्त शासकों में कौन लिच्छवी दौहित्र है? समुद्रगुप्त। और क्यों कहा गया है लिच्छवी दौहित्र, ये देखिए। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपने देखा महाराजा धीराज की उपाधि उसने धारण की थी, उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, और कुमार देवी से जो है जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो कौन था? वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है ना, तो ये समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त। और इसकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था कुमार देवी, जो कि आपकी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी और पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के जो आपका प्रयाग का अभिलेख है उसमें लिच्छवी दौहित्र इसे कहा गया है, यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। ठीक है ना, तो इसकी माता का नाम क्या हो गया? समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी और पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये आप याद रखना कि समुद्रगुप्त ने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये थे आपके डॉक्टर V.A. स्मिथ। ठीक है ना, तो इन्होंने जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और किसने कहा था, अब ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, समुद्रगुप्त जो है कभी पराजित नहीं हुआ, ये आपको भी बताया गया। इसीलिए समुद्रगुप्त को जो है भारत का ये कहा जाता है, क्या कहते हैं? नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। ये भी आप याद रखना, दक्षिण भारत के 12 शासकों को और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक, और वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। कुशल संगीतज्ञ भी था, ये भी आपको याद रखना कि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त सम्राट कुशल संगीतज्ञ था, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस शासक को सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो अभी आपको बताया गया कि कुशल संगीतज्ञ कौन था, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। और इसी को जो है सोने के सिक्के पर क्या वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखना। और भारत का नेपोलियन कौन है, तो वो भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे। इसके अलावा आप याद रखेंगे संगीतज्ञ तो है ही, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कविराज या फिर कविराज का अर्थ होता है कवियों का शासक, ठीक है ना। तो इस उपनाम से भी जाना जाता है किसे, समुद्रगुप्त को। तो ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज, ठीक है। संगीत में भी इसकी रुचि थी, इसको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। और इसे जो है क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा है किसने, विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन आपको बताना है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता। तो ये अभी आपको बताया गया कि हाँ, इसने 9 राज्यों को जीता उत्तर भारत के। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपको बताया गया अभी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, या फिर समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन उदयगिरी गुहालेख में मिलता है। तो इसने तो अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक है ना, ये आपका सही है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी इसने जारी किए थे। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन उदयगिरी गुहालेख में मिलता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका गलत है वही आपका सही है, क्योंकि आपसे पूछा है असत्य कथन। तो असत्य कथन आपका क्या है, यही ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य कथन है। क्योंकि इसकी जो आपका विजय का वर्णन है ये उदयगिरी गुहालेख में नहीं, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसको हरिसेन ने लिखा था, ठीक। जबकि उदयगिरी गुहालेख का संबंध किससे है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी आपके सिलेबस में है, तो आप याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन सा गुहालेख है, तो उदयगिरी गुहालेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जबकि प्रयाग प्रशस्ति में जो है किसका वर्णन है, तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया, अभी आपको बताया गया। भारवी, हरिसेन, सूरसेन या फिर रवि कीर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हरिसेन, ठीक है ना। तो हरिसेन ने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे क्या है कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, अशोक स्तंभ का जो अभिलेख है उस पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। तो वो अशोक स्तंभ था कहाँ पे, आपके कौशाम्बी में, ठीक है ना। उसमें ऊपर सबसे ऊपर आपका अशोक के लेख लिखे गए हैं। उसके बाद किसके लेख लिखे गए हैं, उसके बाद आपके हरिसेन ने उस पर समुद्रगुप्त की प्रशंसात्मक वर्णन किया है, ठीक है ना। तो उसी लेख, उसी जो है स्तंभ पे इनका प्रशंसात्मक वर्णन भी है, ठीक। और इसको जो है कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लेके आया था, तो इलाहाबाद लेके आया था आपका अकबर, ठीक है ना। तो इसमें नीचे जो है आपके जहांगीर के भी जो है क्या है, लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख है, और इसमें जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। तो अभी आपको पता चल गया कि जहांगीर और बीरबल का उल्लेख क्यों है, क्योंकि इलाहाबाद में कौन ले आके इसको संरक्षित किया था, कौशाम्बी से अकबर ने ले आया था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। अगला हमारा है, अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे। तो अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के अभी आपको बताया गया कि अश्वमेघ यज्ञ किसने किया था, तो वो किया था समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा आप याद रखना समुद्रगुप्त के साथ साथ कुमारगुप्त प्रथम ने भी किया था, ठीक है ना। तो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी इन दोनों ने चलाए थे, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। तो अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया। तो ताम्र की मुद्रा यानी कि तांबे की मुद्रा, ठीक है ना। तो तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया, तो तांबे की जो मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था कौड़ी, ठीक है। तो कौड़ी जो है ये बोला जाता था तांबे की मुद्रा को। जो आपकी सामान्य जनता होती थी वो किसका प्रयोग करती थी, कौड़ी का प्रयोग करती थी वस्तुओं के विनिमय क्रय विक्रय करने के लिए, ठीक है। और गुप्त काल में तांबे की मुद्रा का प्रचलन कराया था किसने, तो ये कराया था समुद्रगुप्त ने तांबे की मुद्रा का प्रचलन कराया था, ठीक है। तो याद रखना कि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त काल में, ठीक है, यानी कि गुप्त काल की ही बात की जा रही है कि गुप्त काल में सबसे पहले तांबे का मुद्रा किसने चलाया था, तो गुप्त काल में सबसे पहले तांबे का मुद्रा चलाया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। पूरे इतिहास में नहीं, केवल गुप्त काल की बात हो रही है। तो गुप्त काल में तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने किया, सबसे पहले समुद्रगुप्त ने किया था। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो गुप्त शासक जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, या फिर वैष्णव धर्म, या फिर जैन, या फिर बौद्ध धर्म के। तो गुप्त शासक जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। तो वैष्णव धर्म में विश्वास रखते थे गुप्त शासक।
इसके अलावा आप याद रखना कि गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। क्यों गरुड़ था? क्योंकि गरुड़ जो है आपका भगवान विष्णु का क्या होता है? वाहन होता है, इसीलिए इनका राजकीय चिन्ह भी क्या था? गरुड़ था। ठीक है ना। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया वो कौन था? तो परम भागवत की उपाधि इन्होंने इसलिए धारण की थी क्योंकि ये किससे संबंधित थे? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है ना। और परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले क्या किया था? आपका परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा याद रखना आप लोग कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। और क्यों धारण की थी? तो जब शकों को इसने पराजित किया था तो उस समय इसने क्या चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है ना। चांदी के सिक्के चलवाए और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अभी आपने देखा कि तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो वो चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त का अन्य नाम भी है, तो इनका नाम अन्य नाम क्या है? देवगुप्त या फिर देवराज भी मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है। इसके अलावा देखिए इनकी अन्य उपाधियां भी कौन सी हैं? तो अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तो आपने देखा अभी शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि, सकारी, देवाश्री, और अभी एक और उपाधि आपने देखा परम भागवत की उपाधि कौन धारण कर रहा है? तो वो भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय धारण कर रहा है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की, विक्रमांक, विक्रमादित्य, सकारी। क्यों सकारी? क्यों? शकों को पराजित किया था इसीलिए सकार की उपाधि। देवश्री, देवगुप्त, देवराज, ये सब आप याद रखना। ठीक है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? तो फाहियान जो है किसके समय में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, या फिर हर्षवर्धन, या फिर आपका विक्रमादित्य, या फिर कनिष्क के समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसके समय में कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। ठीक है ना। मेगस्थनीज ने जो है क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, मौर्य वंश से संबंधित है। जबकि आपका जो फाहियान है ये कब आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। तो हर से आपका हर्षवर्धन, हर से क्या हो गया? वेनसांग। ठीक है। तो याद रखना कि वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आपका फाहियान आया था। और ये जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? ये भी आप याद रखना कि समुद्रगुप्त का पुत्र था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको इसमें पिता पुत्र के बारे में सिलेबस में दिया गया है। ठीक। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही आपकी विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था और ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके शासनकाल में फाहियान आया था। और कब से कब तक भारत में रहा था? तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक फाहियान भारत में रहा था। ठीक है। और इसने बौद्ध से संबंधित जो स्थल थे वहाँ पे भ्रमण किया था। ठीक। फाहियान ने। फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? फो क्यो की। ठीक है। तो फो क्यो की किसकी यात्रा विवरण का नाम है? फाहियान की यात्रा का विवरण। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सी यू की ये किसकी यात्रा का विवरण है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सी यू की जो है ये किसकी यात्रा का विवरण है। ठीक है ना। किसकी पुस्तक है? सी यू की। फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? फो क्यो की। ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त से संबंधित है? तो याद रखना कि जो आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है। इनकी विजयों का उल्लेख आपको मेहरौली के लौह स्तंभ पे मिलेगा। और मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। ठीक। और वर्तमान में ये कुतुब मीनार के समीप जो है फिरोज शाह ने कहाँ पे इसको लगवा दिया था? कुतुब मीनार के समीप पे लगवा दिया था। ठीक है। और इसके शीर्ष भाग पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है और इसमें एक चंद्र नाम के राजा की विजय का वर्णन है। तो चंद्र नाम से इसको जो है किससे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्यों? क्योंकि इसके शीर्ष भाग पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है। और गरुड़ जो है ये किससे संबंधित था? तो ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित था। और किसका राज चिन्ह था? तो गुप्त वंश का राज चिन्ह था। कौन? गरुड़। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? दत्त देवी। तो ये आपका सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता कौन थे? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त, ये भी आपका सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। तो इसमें जो है आपका तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी, पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त, और पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना कि इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक के जो शासक थे जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है ना, इनके साथ किया था। ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक नरेश थे, इनके साथ जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। प्रभावती गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो दत्त देवी। पिता कौन थे? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव देवी, कुबेरनागा, दत्त देवी, या फिर ए और बी दोनों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो है ये ध्रुव देवी और कुबेरनागा दोनों थी। ठीक है ना। तो कुबेरनागा जो है नागवंश की कन्या थी। ठीक है ना। तो नागवंश के साथ जो है अपने संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुबेरनागा से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जबकि ध्रुव देवी जो है चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त की पत्नी थी। रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त ने उससे विवाह कर लिया था। ठीक है ना। तो याद रखना इसको, ध्रुव देवी और कुबेरनागा दोनों जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह किया था। ठीक। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। कि चंद्रगुप्त ने जो है अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह किया था। तो ध्रुव देवी किसकी पत्नी थी? तो ये रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है ना। इसके अलावा कुबेरनागा इसकी पत्नी थी, आप याद रखना, नागवंश की कन्या थी। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं थी उनको क्या कहते थे? निष्क, पर्ण, दिनार या फिर कौड़ी। तो निष्क क्या था ये आपको पहले बताया जा चुका है वैदिक काल में। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि निष्क क्या था। ठीक है ना। किस शरीर में पहनने वाला जो है ये आभूषण होता था निष्क, ये आप बताना। तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको क्या बोला जाता था? तो उनको बोला जाता था दिनार। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका दिनार हो गया। कौड़ी क्या था? तो कौड़ी आपको बताया गया कि तांबे की जो मुद्राएं थी उनको कौड़ी कहा जाता था। ठीक। तो गुप्त काल में जो चांदी की मुद्रा थी उसको क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे रूपक या फिर रूप्यक। ठीक है। तो चांदी की मुद्राओं को रूपक या फिर रूप्यक कहते थे, जबकि सोने की मुद्राओं को क्या कहते थे? तो सोने की मुद्राओं को दीनार कहते थे। ये दोनों आप याद रखना। ठीक है। और तांबे की मुद्राओं को क्या बोला गया? तांबों की मुद्राओं को आपको कौड़ी बोला गया। ठीक। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और इसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और देखिए, चंद्रगुप्त शासकों में बताया जा रहा है, केवल गुप्त शासकों में जो है सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जो है तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो तांबे के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक। गुप्त काल में। ओके, गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने, और चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और किसके आपके तांबे के सिक्के किसने चलाए थे सबसे पहले गुप्त काल में? तो वो आपका समुद्रगुप्त था। ओके। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? क्लासिक युग जो है या फिर स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। याद रखना, क्लासिक युग या फिर स्वर्ण युग जो है कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? वाणिज्य और व्यवसाय में प्रगति के कारण, कला और साहित्य में प्रगति के कारण, तकनीकी में प्रगति के कारण, या फिर सार्वभौम सत्ता के कारण। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें कला और साहित्य में काफ़ी प्रगति हुई थी, इसीलिए जो है गुप्त काल को क्लासिक युग या फिर जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और स्पेशली जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जो है आपका स्वर्ण युग यानी कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग या फिर क्लासिक युग या फिर भारत का पेरिक्लीज युग आदि नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, कला और साहित्य में प्रगति के कारण। ठीक है। तो कला और साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्लासिकल युग भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का पेरिक्लीज युग
इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, किसको? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़, तिगवा, भीतरगांव या फिर खोह में है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो है आपका देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ कहाँ पे है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दशावतार मंदिर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ में स्थित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, इसको आप जरूर देख लेंगे कि विष्णु मंदिर आपका कहाँ पे है? तिगवा जबलपुर में। ये सारे के सारे गुप्तकालीन मंदिर हैं। शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नचना कोठार में है। ठीक है, इसके अलावा खोह में एक शिव मंदिर है। दशावतार मंदिर आपके कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? ठीक है ना, इन्होंने जो है बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। तो ये कौन थे? आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर सुश्रुत। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका आर्यभट्ट। ठीक है ना, तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। ठीक है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। ये सब किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, और ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, ये भी आप याद रखना। आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो वो किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, इसके अलावा पाई का मान 3.1416 भी किसने बताया था? तो वो बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक, पाई का मान 3.1416 आर्यभट्ट ने ही बताया है। ठीक, गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? ये आपके आर्यभट्ट थे गुप्तकालीन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे? तो नवरत्नों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पिछले एग्जाम्स में। आप जरूर याद रखना, नवरत्नों के बारे में भी नीचे पूरी डिटेल दी जाएगी, तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ठीक है, तो नवरत्न जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे। ठीक, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अब देखिए यहाँ पे ये सारे आप याद रखना, कौन कौन से थे नवरत्न आप याद रखना। पहले तो ये एक तो आपके कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि, ये सभी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। और नवरत्नों से क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले इतने का लेंगे। ठीक है, कालिदास क्या थे? तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये क्या थे। ठीक है ना, इनका संबंध किससे है? ये आपसे पूछा जाता है, आप याद रखना। कालिदास आपके महाकवि और रचनाकार थे। धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे। वराहमिहिर क्या थे? तो वराहमिहिर आपके खगोल विज्ञानी यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। अमर सिंह क्या थे? तो अमर सिंह एक कोशकार थे, यानी कि डिक्शनरी का निर्माण करता थे। लेक्सिकोग्राफर कौन था? तो वो आपके अमर सिंह थे। शंकु क्या थे? तो शंकु एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे। ठीक है ना, शंकु क्या थे? एक आर्किटेक्ट थे। छपड़क क्या थे? तो छपड़क एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष थे। ठीक है ना, रत्न फलित ज्योतिषी के ज्ञाता कौन थे? तो ये आपके छपड़क थे। अब अगले कौन है? वररुचि कौन था? तो वररुचि जो है आपके वैयाकरणज्ञ थे, यानी कि आपके ग्रामेरियन, ग्रामर की रचना कौन कर रहे थे गुप्त वंश में? तो ये वररुचि थे, वैयाकरणज्ञ थे। बेताल भट्ट एक जादूगर यानी कि मैजिशियन थे। इसके अलावा घटकरपर क्या थे? महान कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे जो है गुप्त वंश से पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके जो है डिस्क्रिप्शंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, जो भी आपके पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके पास आप इसे भेज दिया कीजिए। इससे जो है आपका थोड़ा सा हमें भी जो है इसका लाभ मिलेगा कि लोग इसको देखेंगे। ठीक, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।